नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गाजा क्या बर्बादी के बाद फिर से आबाद होने वाला है? क्या मिसाइलों का कहर, गोलियों की आवाज, भूख से मरते बच्चे और खंडर होते शहर, क्या इस जंग का इतिहास हो चुके हैं? और क्या अब युद्ध विराम के बाद शुरू होगा गाजा का पुनर्निर्माण, जिसमें फिर से भोजन होगा, अस्पताल होगा, अपना घर होगा, स्कूल होंगे, व्यापार होगा और खुशहाल बाजार होगा। फिर से घरों में बिजली होगी और मुस्कुराते हुए चेहरे होंगे। क्या वहां हमास का खात्मा हो चुका है या फिर हमास को पूरे तरीके से देश निकाला दिया जा रहा है? क्या गाजा में अमेरिका की सरकार होगी या फिर इजराइल इसको चलाएगा, या फिर अब्राहम अकॉर्ड समझौता गाजा को अपनी खुद की पहचान बचाने में मदद करेगा? क्या अगले 15 दिनों के अंदर अब्राहम अकॉर्ड समझौते से आजादी तक का सफर गाजा तय करेगा? आज हम आपको बताएंगे क्या गाजा में शांति मुमकिन है भी या नहीं। क्या युद्ध विराम मुमकिन है? अगर हां तो किन शर्तों पर? ट्रंप क्यों गाजा को कब्जाने की जगह अब गाजा को बचाने और बसाने की बात कर रहे हैं? और क्या इजराइल को युद्ध विराम के लिए अमेरिका मना पाएगा? आज हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि गाजा एक धब्बे और खौफनाक इतिहास को भुलाते हुए क्या वाकई में अब्राहम अकॉर्ड समझौते के जरिए आजादी तक के सफर को तय करने वाला है। ये कहां से शुरू हुआ कि अब युद्ध विराम होगा गाजा, राफा या कहें कि फलस्तीन और इजराइल के बीच में? क्या वाकई में जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में जंग रुकी, क्या जिस तरीके से लेबनान और इजराइल के बीच में जंग रुकी, क्या उसी तरीके से हमास और इजराइल के बीच में जंग रुकने वाली? और क्या एक बार फिर से इंटरनेशनल ठेकेदार जो युद्ध विराम और सीज फायर की ठेकेदारी लेता है, क्या ट्रंप उस तरफ आगे बढ़ रहा है? दरअसल नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई। उस बातचीत के अंदर क्या कहा गया, इसको जरा समझिए, क्योंकि यहीं से अब्राहम अकॉर्ड से आजादी तक के सफर की, गाजा की शुरुआत की कहानी का पहला अध्याय लिखा जाना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि यूएई और मिस्र सरकार चलाएंगे और इसके लिए जो नेतन्याहू को वक्त दिया गया है वो 15 दिन का, और नेतन्याहू ने कहा है कि जंग 15 दिन के अंदर समाप्त कर देंगे। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने से कि हमास की सरकार वहां नहीं होगी, हमास को देश निकाला करना होगा और यूएई और मिस्र इजराइल के नेतृत्व में वहां सरकार चलाएगी? क्या इजराइल को जो 15 दिन दिए गए हैं ये हमास के खात्मे के लिए दिए गए हैं, या वहां स्थिति को बदलने के लिए दिए गए हैं, या हमास को यह बताने के लिए कि बस अब आपके पास 15 दिन है, उसमें या तो आप समझौता कीजिए वरना सर्वनाश के लिए तैयार हो जाइए? क्योंकि बाकायदा हमास को एक तरीके से देश निकाला देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हमास समूह को देश से निकाला जाएगा, सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरब देशों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है वो गाजा में युद्ध के बाद पुनर्वास में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक कि 2 राज्य समाधान के रूप में गाजा में फलस्तीनी प्राधिकरण को पैर जमाने की सहमति ना हो। हमास के नेता भी लंबे समय से निर्वासन की मांगों को खारिज करते आए। गाजावासी भी इस वक्त हमास के खिलाफ मैदान में है और इससे इजराइल को हमास को भगाने में मदद मिलेगी। लेकिन उससे पहले यूएई, मिस्र और बाकी खाड़ी देशों को इस बात के लिए मनाना पड़ेगा कि वहां द्विराष्ट्र की थ्योरी के साथ ही काम होगा, जिसमें एक तरफ इजराइल होगा और दूसरी तरफ फलस्तीन। और इससे जंग से पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को वापस बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये जंग आज से नहीं चल रही है, ये जंग चल रही है अक्टूबर 2023 से। जरा एक बार समझिए कि कैसे गाजा पट्टी में अक्टूबर 2023 से यह जंग शुरू हुई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने दक्षिण इजराइल में हमला किया था।
1200 लोगों को मार डाला गया था और 251 को अगवा कर लिया गया था। इसके तुरंत बाद इजराइल ने गाजा में हवाई हमले शुरू कर दिए थे और इजराइल के 20 महीनों ये हवाई हमले लगातार जारी और इसने गाजा में जबरदस्त तबाही मचाई। 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, गाजा खंडर में बदल गया। ऐसे में पूरी दुनिया से इस युद्ध को रोकने के लिए आवाजें उठ रही थी। हमलों के बाद भी इजराइल अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पा रहा था। इससे इजराइल पर भी प्रेशर था, क्योंकि हमास के पास बंधक बनाए गए 251 लोगों में से 49 लोग अभी भी हैं। इनमें से 28 लोग मर चुके हैं और 20 जिंदा हैं। हमास ने 2014 में गाजा में मारे गए एक आईडीएफ सैनिक के शव को भी अपने पास ही रखा है। ऐसे में इजरायली सरकार पर अपने बंधकों और उनके शवों को लाने का भारी दबाव है और हमास घुटने नहीं टेक रहा और इसलिए अब अंतिम समाधान युद्ध विराम है। लेकिन जो ये युद्ध विराम होगा, इसकी शर्तें क्या हो सकती हैं? नए युद्ध विराम में क्या है? क्योंकि एक ऐसा समझौता होगा जिसमें इजराइल भी संतुष्ट होना चाहिए, हमास भी संतुष्ट होना चाहिए, वहां के फलस्तीन प्राधिकरण सरकार भी संतुष्ट होनी चाहिए और अमेरिका भी संतुष्ट होना चाहिए और साथ में खाड़ी के वो देश जो फिलहाल हमास की वजह से या कहें कि इजराइल के अटैक की वजह से जो शरणार्थियों को झेल रही हैं। नए युद्ध विराम प्रस्ताव में किन बातों पर सहमति बनी है, इसका विवरण पूरे तरीके से जारी नहीं किया गया, लेकिन युद्ध विराम के तहत इजराइल की सेनाएं पहले की स्थिति में वापस लौट जाएंगी, ऐसा माना जा सकता है। फिलिस्तीन के 1100 से ज्यादा कैदियों के बदले हमास इजराइल के 10 जीवित बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही हमास की कैद में जिन बंधकों की मौत हो गई है, उन बंधकों के शव को भी हमास लौटाएगा। हमले के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए लंबी सजा काट रहे हमास के 100 कैदी भी इजराइल रिहा कर सकता है। इस युद्ध विराम में 60 दिनों तक युद्ध को रोकने की बात कही गई होगी। साथ ही इस प्रस्ताव में यह भी आश्वासन दिया गया है कि बंधकों को रिहा किया जाने के बाद इजराइल फिर से सैन्य अभियान शुरू नहीं करेगा और इसकी गारंटी अमेरिका देगा। इसके अलावा भोजन के ट्रकों को गाजा में जाने की अनुमति दी जाएगी, जिनका काम लोगों तक सहायता पहुंचाना होगा, चाहे वो खाद्यान्न के तौर पर हो या मेडिकल फैसिलिटीज के तौर पर हो। लेकिन प्रस्ताव जो अमेरिका तैयार कर रहा है, उस प्रस्ताव के अंदर क्या कुछ खास रहेगा, जरा समझिए और इसको भी इस पूरी घटना से जोड़िए। क्योंकि स्टीव विटकॉफ जो कि अमेरिका के दूत हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सफल समझौता तैयार हो रहा है, हमास इजराइल इस पर सहमत जरूर होंगे। ये स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं, अमेरिकी दूत हैं। हमने इजराइल के वर्जन को इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अमेरिका के बयान को इजराइल बाईपास करेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। लेकिन हमास क्या उसको मानेगा? जो नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसमें हमास की तरफ से क्या कहा गया है? अमेरिका समर्थित युद्ध विराम का प्रस्ताव मिला है, उन्होंने रिसीव इसको किया है और हम जिम्मेदारी पूर्वक विचार कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस प्रस्ताव के अंदर क्या होगा, क्योंकि जो जंग हुई है उस जंग में इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान उससे कहीं ज्यादा गाजा, राफा, फिलिस्तीन को हुआ है। यहां तक कि हमास की भी पूरी फाइनेंशियली और वहां के कमांडर्स की बैकबोन टूट गई है। तो चलिए सबसे पहले जरा समझिए ये युद्ध विराम इजराइल के लिए भी क्यों जरूरी है, क्योंकि इजराइल को जंग से ज्यादा नुकसान हुआ है। अलग अलग रिपोर्ट्स जो अलग अलग टाइम में आई, इजराइल के केंद्रीय बैंक के मुताबिक इजराइल को लगभग 53 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 2023-24 में इजराइल की अर्थव्यवस्था को 48 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इजरायली वित्त मंत्रालय के अनुसार युद्ध में प्रत्येक दिन का खर्च 27 करोड़ डॉलर है जो इजराइल झेल रहा है। 2023 जिस दौर में जंग शुरू हुई उसकी दूसरी तिमाही में इजराइल की अर्थव्यवस्था में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। 2023 में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी और इसका अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव इजराइल के अंदर पड़ा। यहां तक कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले ने समुद्री व्यापार को प्रभावित किया, जिससे इजराइल को वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े और इससे शिपिंग लागत बढ़ी। वहीं हिजबुल्लाह के कारण
उत्तरी इजराइल में 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। इजराइल ने युद्ध के लिए 18.7 अरब शेकेल के सैन्य बॉन्ड बेचे और युद्ध में इजराइल को 7,000 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचा। वहीं 46,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई और विदेशी निवेश में 70% की कमी इजराइल के अंदर आई। युद्ध के कारण इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ। वहीं 2025 तक कुल नुकसान लगभग 67 अरब डॉलर तक इजराइल का पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि गाजा को इसका नुकसान नहीं, गाजा तो को पूरा का पूरा ही तबाह हो गया। वो आज के तौर में एक शापी शहर के तौर पर है, जहां सिर्फ खंडर हैं, जहां भूखे बिलखते बच्चे हैं और तिल तिल मरते नौजवान हैं। लेकिन इन सबसे इतर इजरायली हमले ने वहां के स्कूल, वहां के अस्पताल, वहां की आवासीय क्षेत्रों को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया। कई रिपोर्ट बताती है कि गाजा को पुनर्निर्माण में 100 साल लग सकते हैं। एक सदी पीछे गाजा जा चुका है। गाजा में 70% से ज्यादा जनसंख्या के, जो कि लगभग वहां की 17 लाख हो चुकी है, वो गाजा छोड़कर कहीं और विस्थापित हो चुकी है और इससे गाजा को व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां का नुकसान झेलना पड़ा है। UNRWA की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 81% लोग गरीबी रेखा से नीचे गाजा में रह रहे थे। 63% लोग खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे थे। अब स्थिति और खराब हो गई है। बिजली, ईंधन और मानवीय सहायता की कमी ने गाजा को खंडर में तब्दील कर दिया है। खंडर में, आप कह सकते हैं कब्रिस्तान में भी तब्दील कर चुके हैं। और कब्रिस्तान हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए आंकड़ों को समझिए और आंकड़ों को समझने के साथ यह भी समझिए कि अब्राहम अकॉर्ड, यह समझौता क्या है और क्यों हम कह रहे हैं कि इसी के जरिए गाजा इस जंग से आजाद हो सकता है। लेकिन इस जंग से आजादी की कीमत गाजा ने कैसे चुकाई है, यह उसके आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। जरा देखिए, आंकड़े बता रहे हैं कि गाजा के अंदर अभी तक 56,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ साइट्स कहती हैं कि यह आंकड़ा 60,000 को पार कर चुका है। हालांकि इस दौरान इजराइल ने अपने 1700 लोगों को खोया है और हमास को एक बड़ा नुकसान हुआ है। हमास ने 20,000 लोगों को खोया है। 20,000 हमास के आतंकी लड़ाके मारे गए हैं। घायल कितने हुए जरा देखिए। गाजा के अंदर 1,38,848 लोग घायल हुए, जबकि इजराइल के 5,431 लोग घायल हुए और हमास के 1,600 आतंकी लड़ाके घायल हुए हैं। इसके अलावा बंधक, गाजा खुद बंधक, वो किसी को क्या बंधक बनाएगा, क्योंकि वो इस वक्त भूख की जद में है। वो भूख प्यास से बंधक बना हुआ है, जबकि इजराइल ने जो बंधक बनाए हुए हैं वो हमास के 100 आतंकी है जो बंधक बनाए गए, जबकि हमास ने इजराइल के 54 लोगों को बंदी बनाए हैं और इनमें से कहा जा रहा है कि फिलहाल सिर्फ 24 के आसपास ही जिंदा है। लेकिन इससे इतर एक और आंकड़ा जो आपके लिए जानना जरूरी, क्योंकि इस युद्ध विराम से पहले गाजा के साथ दुनिया ने क्या खोया है और क्या महसूस किया है, यह महसूस होना चाहिए। जरा देखिए, जो बच्चे वहां पर मरे हैं गाजा के अंदर, यह आंकड़ा है 15,613, जो कुल मरने वालों का 31% है, जिनकी उम्र 18 साल से कम, जिन्होंने ना जंग देखी ना दुनिया देखी, लेकिन वो दुनिया से इस जंग की वजह से हमेशा के लिए चले गए। जो पत्रकार और चिकित्सा कर्मी जिनकी मौत हुई वो 400 हैं, जिनमें 180 पत्रकार हैं जो वहां रिपोर्टिंग करने गए, वहां की हकीकत दिखाने गए, लेकिन किसी मिसाइल, किसी गोली का शिकार हुए या किसी इमारत के मलबे के नीचे दब गए। 180 पत्रकार मारे गए। इसके अलावा जरा देखिए, मलबे के अंदर अभी भी कितने लोग वहां दबे हो सकते हैं, यह आंकड़ा भी कम नहीं है। 14,222 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है वहां पर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जब मलबे को हटाने का काम शुरू होगा तब शायद ये लाशें निकलनी शुरू होंगी। यह है 14,222। ये वो आंकड़ा है जो बता रहा है कि इस युद्ध विराम से पहले गाजा ने क्या खोया, इजराइल ने क्या खोया
इजराइल ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था खो दी तो गाजा ने अपना अस्तित्व खो दिया। लेकिन क्या फिर से गाजा को बसाया जा सकता है? इजराइल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है? यकीनन लाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जो प्लान किया है उसमें वो इजराइल को तो शुरू से ही सपोर्ट कर रहा है। यूएई और मिस्र के जरिए वो गाजा को बसाने की भी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन क्या वाकई में हमास घुटने टेक चुका है, या हमास का जो आका है जिसे ईरान कहते हैं, और जो ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हुती तीनों को फंडिंग करता है, क्या वो घुटने टेक चुका है? जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम के जरिए उसकी न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद कर दिया, क्या उसने इसके बाद हमास को फंडिंग रोक दी है? उससे पहले जरा यह देखिए कि हमास को अब तक कितनी फंडिंग कब कब की गई है। 2020 के अंदर अमेरिकी विदेश विभाग से एक जानकारी आई, उसके मुताबिक हमास को ईरान प्रति वर्ष $10 करोड़ की मदद करता है। 2021 में हमास के ही नेता इस्माइल हानिये ने खुद स्वीकारा, एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान स्वीकारा कि ईरान हमास को प्रतिवर्ष 7,000 करोड़ की सहायता करता है। 2021 में ही बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हमास को प्रति माह $3 करोड़ यानी कि $36 करोड़ सालाना मदद करता है। 2023 में इजरायली सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने हमास की फंडिंग को बढ़ाकर $35 करोड़ कर दिया। और 2025 में ईरान इजरायल जंग के बाद की स्थिति में ईरान ने हमास को फंडिंग बंद कर दी है। हमास कमांडरों की कमी आ रही है, लेकिन कभी किसी ने इस फंडिंग को रोका क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह है कि ईरान की वित्तीय सहायता या तो नगद के तौर पर, जिसे ट्रेस नहीं किया गया, या चोरी छुपे हथियार के तौर पर, इसके अलावा सैन्य प्रशिक्षण के रूप में प्रदान की गई। कभी कभी यह धन अक्सर शेल कंपनियों, शिपिंग लेन देन, कीमती धातुओं और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी ट्रांसफर किया गया। कई बार धनराशि को लेबनान, मिस्र और सूडान के रास्ते गाजा में पहुंचाया गया, जिसमें हिजबुल्लाह और अन्य मध्यस्थता शामिल होते, और इसलिए इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल रहा। लेकिन जिसकी चर्चा आज के दौर में सबसे ज्यादा हो रही है वो है दरअसल अब्राहम अकॉर्ड समझौता, जिसके जरिए ही शांति स्थापित करने की बात की जा रही है, युद्ध विराम की बात की जा रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब्राहम अकॉर्ड समझौता इस जंग के बाद किया गया है। जरा अब्राहम अकॉर्ड समझौते को समझिए, जिसका जिक्र आज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी से शांति आएगी। अब्राहम, जिसे इब्राहिम भी कहते हैं, दरअसल यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों में साझा पैगंबर है, और उनको ये तीनों मानते हैं, और इसीलिए उनके नाम पर ही इस समझौते को रखा गया। क्योंकि गाजा के अंदर जो जंग है वो इस्लामिक वर्सेस यहूदी जंग है, और अब्राहम अकॉर्ड समझौते के अंदर यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों को शामिल किया गया है। 15 सितंबर 2020 को इस अब्राहम समझौते को बनाया गया था। इसका लक्ष्य था शांति स्थापित करना। इसमें इजराइल और अरब देश शामिल थे, हालांकि सऊदी अरब और सीरिया इसमें शामिल नहीं, और ना ही आज की तारीख तक भी वो शामिल है। अमेरिका कह जरूर रहा है कि इस युद्ध विराम के बाद सऊदी अरब और सीरिया, इन दोनों को भी अब्राहम अकॉर्ड समझौते के अंदर शामिल किया जाएगा, और इसमें मध्यस्थकर्ता कहिए या इस अब्राहम अकॉर्ड समझौते के रचयिता के तौर पर कहिए, वो अमेरिका, उसके अपने हित, उसका अपना फायदा, जिसके लिए उसने इसको तैयार किया। तो जरा यह भी समझिए कि अब्राहम अकॉर्ड समझौता, इसका मकसद क्या रहा है। दरअसल इजराइल और अरब देशों, जिनमें यूएई, बहरीन, सूडान, मोराको, इनके बीच राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना इसका मकसद रहा। मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और सुरक्षा और सांस्कृतिक के क्षेत्र में समझौते। ईरान के प्रति साझा चिंताओं ने इस समझौते को प्रेरित किया, और इस समझौते का इजराइल को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से शुरुआती दौर में अधिकांश अरब देशों ने इजराइल को मान्यता दी ही नहीं।
सबसे पहले मिस्र ने 1989, उसके बाद जॉर्डन ने 1994, उसके बाद यूएई तीसरा अरब देश बना जिसने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य किया और व्यापार शुरू किया। यूएई द्वारा इजराइल में $10 बिलियन का निवेश भी किया गया। तो जरा सोचिए, जिस अब्राहम अकॉर्ड समझौते को बनाया ही इसलिए गया कि उससे शांति स्थापित हो, वो गाजा के अंदर रक्त चरित्र चेहरे को रोक क्यों नहीं पाया? वो वहां हमास को पनपने से क्यों नहीं रोक पाया? वो इस जंग को शुरू होने से पहले क्यों नहीं रोक पाया? इस सवाल का जवाब दे उससे पहले जरा देखिए अब्राहम समझौते के सामने वर्तमान में भी चुनौती क्या रही। क्योंकि गाजा ने इजराइल हमास युद्ध में समझौते पर सवालिया निशान अपने आप खड़े हुए हैं, क्योंकि यूएई, बहरीन और मोरक्को ने जंग के दौरान भी इजराइल के साथ संबंधों को बनाए रखा। फलस्तीनी मुद्दे पर कुछ अरब देशों और जनता में असंतोष भी सामने आया, क्योंकि 86% फलस्तीनियों का मानना है कि समझौते से इजराइल को ज्यादा फायदा हुआ। सऊदी अरब जैसे अन्य प्रमुख अरब देशों को समझौते में शामिल करने की चुनौती भी आज बनी हुई है। हालांकि ट्रंप ने 2025 में सऊदी अरब और सीरिया को शामिल करने के संकेत दिए थे। अब इस जंग के समाधान के तौर पर अब्राहम अकॉर्ड समझौते को लागू करने पर विचार हो रहा है और इसके जरिए हमास को न सिर्फ सत्ता से हटाया जाएगा बल्कि पूरे फलस्तीन से बाहर किया जाएगा। इसके बदले में मिस्र और यूएई को जिम्मेदारी दी जा सकती है जिनका नेतृत्व इजराइल करेगा। लेकिन अब उस सवाल का जवाब आपको देते हैं कि फलस्तीन और इजराइल पर अब्राहम अकॉर्ड समझौते के जरिए एक्शन क्यों नहीं हुआ? जिस समझौते को शांति स्थापना के लिए किया गया वो इस अशांति के बीच में, इस जंग के बीच में शांति स्थापित क्यों नहीं कर पाया? इसके लिए अब्राहम अकॉर्ड समझौते के उन शर्तों को समझना पड़ेगा जिस पर इस समझौते को साइन करने वाले देशों ने हस्ताक्षर किए। दरअसल अब्राहम अकॉर्ड एक औपचारिक संधि से ज्यादा एक राजनयिक और सहयोगात्मक ढांचा है। इसमें उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधानों का अभाव है या कहीं कि वो है ही नहीं। यह समझौता मुख्य रूप से व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी सहायता पर केंद्रित है। सेना या क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया और इसीलिए किसी भी कथित उल्लंघन पर कार्रवाई का कोई स्पष्ट तंत्र है ही नहीं। यही वजह है कि यूएई, बहरीन, मोरक्को ने गाजा युद्ध में भी इजराइल के साथ संबंध बनाए रखे। साथ ही 2020 के बाद यूएई ने 67,000 से ज्यादा इजरायली पर्यटकों की मेजबानी की। इन देशों ने समझौतों को क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण माना और इसीलिए उन्होंने तनाव के बावजूद संबंध तोड़ने के बजाय कूटनीतिक चुप्पी अपनाई। कमाल की बात यह है कि अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका की मध्यस्थता से ही बना था और अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ किसी कार्रवाई की मांग नहीं की, बल्कि गाजा में युद्ध विराम और अब्राहम अकॉर्ड के विस्तार पर जोर दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी या हमास के पास इस समझौते को प्रभावित करने की शक्ति या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सीमित है, जिसके कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और इसलिए बात अब युद्ध विराम पर हो रही है। लेकिन युद्ध विराम के बाद क्या होगा, इसको हम कुछ शब्दों में आपको समझा रहे हैं। जरा देखिए युद्ध विराम के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि युद्ध विराम के बाद सबसे पहले सैन्य गतिविधि रुकेगी, जो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे हम सीज फायर कहते हैं। उसके बाद सेना की वापसी होगी, बंधक रिहा होंगे, यानी कि जो सीमाएं निर्धारित होंगी उन सीमाओं के इर्द गिर्द दोनों सेनाएं होंगी, एक दूसरे की सीमा में नहीं होंगी, यह भी निर्धारित होगा। और तीसरा, प्रभावित इलाकों का पुनर्निर्माण होगा। इसमें 100 साल भी लग सकते हैं क्योंकि गाजा जमींदोज हो चुका है। लेकिन परिणाम क्या है? जिंदगी सामान्य होने की कोशिश करेंगी। भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था फिर से सामान्य होने लगेगी, यानी गाजा अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए इस जंग के बाद तरसता हुआ और उनको पाने के बाद खुश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस युद्ध विराम से ट्रंप को क्या फायदा होगा? क्योंकि फिलहाल ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए शांति का, जबकि दुनिया जानती है कि अशांति का कारण ही अमेरिका है। वो पहले जंग को भड़काता है, फिर अपने हथियारों को
बेचता है, अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देता है और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल कर वो जंग को फोर्सफुली रुकवाता है। और इसमें हजारों लाखों लोग मरते हैं। लेकिन फिर भी अगर यह युद्ध विराम हुआ तो ट्रंप को क्या मिलेगा? सबसे पहले अमेरिका में ट्रंप की कूटनीतिक जीत के तौर पर इसको दिखाया जाएगा, देखा जाएगा। ट्रंप इसे अपनी शांति की वैश्विक छवि के तौर पर प्रस्तुत करेंगे और इसके लिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो हर मंच पर चिल्ला चिल्लाकर खुद ही बताएंगे। इस युद्ध विराम के बाद अब्राहम अकॉर्ड के विस्तार का अवसर मिलेगा। इसमें ट्रंप के जरिए सऊदी और अरब के साथ जो सीरिया है उनके साथ रक्षा सौदे तेज होंगे। जंग को रोकने का क्रेडिट ट्रंप फिर से चिल्ला चिल्ला कर लेंगे। साथ ही ट्रंप बिना पैसे खर्च किए गाजा को फिर से बसाने का क्रेडिट भी लेंगे। बाइडेन के वक्त इजराइल से जो अमेरिकी संबंध खराब हुए थे वो फिर से ट्रंप ने मजबूत कर अमेरिकी यहूदियों को आकर्षित किया है, जो वहां के पॉलिटिकल चेंजेस में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। मिस्र और यूएई गाजा का पुनर्निर्माण इजराइल के नेतृत्व में करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस जंग में हिस्सा लिए बिना अमेरिका गाजा पर पूरा कंट्रोल रखेगा। अब याद कीजिए उस वीडियो को जिसमें ट्रंप टावर को गाजा के अंदर दिखाया गया था और वहां बीच पर ट्रंप खुद शैंपियन का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद उस बयान को याद कीजिए कि गाजा वासियों को सिर्फ 2 सप्ताह दिए जा रहे हैं, वो गाजा छोड़कर भाग जाएं। आप सोचिए, शपथ के तुरंत बाद के बयान को याद कीजिए जिसमें कहा गया था कि 12 दिन बाद गाजा में नर्क का द्वार खुलेगा। लेकिन फिलहाल बात शांति के द्वार की हो रही है, जहां गाजा कब्रिस्तान हो चुका है, खंडर हो चुका है। उसके बाद क्या वाकई में अब्राहम अकॉर्ड समझौते के जरिए आजादी तक का सफर गाजा तय करेगा और क्या वो गाजा दोबारा वो गाजा बन पाएगा जो वो हुआ करता था? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।